नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और अभी इस समय जिन 3 प्रमुख खबरों पर बनी हुई है लगातार हर किसी की नजर, सबसे पहले उन प्रमुख खबरों का सीधा करते हैं रुख। तो इन प्रमुख खबरों में सबसे पहले बात करेंगे दूसरे चुनाव को लेकर। जी हां, दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव इस समय चल रहे हैं और इस बीते कल मतदान हुआ था। मतदान के बाद अब हो रही है वोटिंग, अब हो रही है गिनती मतदान के बाद में। और ऐसे में आखिर किसकी जीत और किसकी हार, कौन लगातार इस समय नजर आ रहा है, आगे बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। साथ ही लेटेस्ट अपडेट भी जानेंगे अपने संवाददाता से। और लेकिन इसी के साथ जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है कांग्रेस पार्टी से जुड़ी, जहां पर एक तरफ जेनजी ने जो वोट किया उसके नतीजे सामने आ रहे हैं दूसरे चुनाव में, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भड़काऊ चाल भी नजर आ रही है। जी हां, नेपाल वाला दाव जो खेला गया है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन इस समय सीधे तौर पर वो फेल नजर आ रहा है कांग्रेस का ये दाव। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस की तरफ से जो ये चाल चली गई है वो कितनी सही है, कितनी गलत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी इस समय कांग्रेस की इस चाल पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। और कई तरीके की बातें कांग्रेस इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कह रही है। क्या कुछ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है बेदम हिंडनबर्ग के आरोप, अदानी ग्रुप को क्लीन चिट। जी हां, ये वही मामला है और हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट सामने आई थी जिसको लेकर संसद से लेकर सड़क तक काफी हंगामा देखने को मिला था। कांग्रेस की तरफ से तमाम बातें कही गई थी, लेकिन अब जाके सेबी की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई उसने अदानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी गई है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमलावर है और कह रही है कि क्या अब कांग्रेस के नेता माफी मांगेंगे। तो लगातार इस पर भी करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। तो ये 3 प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी सीधी नजर। और सबसे पहले बात करेंगे प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि पहली प्रमुख खबर दूसरे इलेक्शन से जुड़ी हुई। जी हां, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में कौन बाजी मारेगा, इस बात का फैसला अब से कुछ देर बाद हो जाएगा, क्योंकि बीते कल मतदान होने के बाद सुबह 8:30 बजे से आज से चुनावी मतगणना शुरू हो चुकी है और सभी की निगाहें काउंटिंग पर टिकी हुई हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस बार मुकाबला जो है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ एनएसयूआई के बीच है। हालांकि रुझान अभी तक सामने आ चुके हैं। 16 राउंड की जो काउंटिंग है वो भी पूरी हो चुकी है, जिसमें एबीवीपी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है और अध्यक्ष समेत 3 पदों पर इस वक्त एबीवीपी स्ट्रांग, मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्द नतीजे भी हम सभी के सामने होंगे। ताजा अपडेट जानेंगे अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं कौन बनेगा डीयू का नया प्रेसिडेंट। तो जी हां, डीयू का नया प्रेसिडेंट कौन बनेगा उसमें, क्योंकि बीते कल मतदान हुए थे और मतदान के बाद में अब आज हो रही है वोटों की गिनती। 16 राउंड की जो काउंटिंग है वो अभी तक पूरी हो चुकी है, जिसमें खासतौर पर अगर बात करें तो एबीवीपी के आर्यन मान इस समय आगे चल रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए। और 1 या 2 या 2-3 हजार वोटों से नहीं बल्कि 11,000 से ज्यादा वोटों से वो इस समय आगे चल रहे हैं। तो आपको बता दें कि इसके साथ ही आपको ये बता दें कि बीते कल मतदान हुए थे और आज वोटों की गिनती हो रही है। कल मतदान हुए और आज गिनती। 16 राउंड की काउंटिंग इस समय पूरी हो चुकी है और 16 राउंड की काउंटिंग में इस समय एबीवीपी के जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं आर्यन मान, वो इस समय आगे चल रहे हैं। 11,000 से ज्यादा वोटों का अंतर है जिसके साथ वो आगे चल रहे हैं। और सिर्फ अध्यक्ष पद नहीं, अध्यक्ष पद के साथ कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 3 पदों पर इस समय एबीवीपी आगे चल रही है। कुल 4 पदों में से 3 पदों पर एबीवीपी आगे है और इस बार बीते कल जो मतदान हुआ था उसमें 49.45% मतदान दर्ज हुआ था। और पिछले 5 दूसरे प्रेसिडेंट में की अगर हम बात करें तो जिसमें से 3 एबीवीपी के ही बने थे। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 16 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 20 राउंड की काउंटिंग होनी है। 20 राउंड के बाद में नतीजे जारी किए जाएंगे और प्रेसिडेंट पद के लिए इस बार 21 प्रत्याशी, 21 कैंडिडेट जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मुख्य चुनाव जो है वो है एबीवीपी और एनएसयूआई के कैंडिडेट्स के बीच में। लेकिन आखिर जिसको लेकर इतनी चर्चाएं हो रही हैं, सियासी माहौल गर्म हो रखा है, दूसरा अध्यक्ष का पद आखिर कितना महत्वपूर्ण है वो आपको बताते हैं, क्योंकि छात्र राजनीति के लिहाज से काफी अहम और महत्वपूर्ण इस पद को माना जाता है, जिसमें छात्रों से लेकर कॉलेज प्रशासन तक
अध्यक्ष का बात मानते हैं। जो बात अध्यक्ष की तरफ से कही जाती है उसको काफी आराम से माना जाता है। इसके साथ ही अपनी मांग के लिए जो अध्यक्ष है वो प्रदर्शन भी कर सकता है और छात्र राजनीति के हिसाब से भी काफी मायने रखता है ये पद। दूसरों अध्यक्ष को सियासी पार्टियां भी तवज्जो देती है क्योंकि इनके पास में युवाओं का पूरी तरह से समर्थन होता है और इसीलिए राजनीतिक पार्टियां भी इनको अपने साथ लेती हैं। संघ को छात्रों की भलाई के लिए फंड भी मिलता है जिसके जरिए वो छात्रों की भलाई करते हैं या किसी भी इवेंट्स में वो इसको ले सकते हैं। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। मुकेश, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? बिल्कुल कृतिका, जिस तरह से आप देखिए इस समय काउंटिंग चल रही है, 16 राउंड जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आर्यमान जो है वो ऑलरेडी 11,000 से ज्यादा लीड बनाए हुए हैं और ऐसे में ये जो तस्वीरें आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये साफ तौर पर ये बयां करने के लिए काफी है कि एबीवीपी ने जो इलेक्शन है कितनी मजबूती से लड़ा है। ये उनके फैंस जो है यहाँ पर पहुंच गए हैं और अपने अपने कैंडिडेट को चीयर कर रहे हैं। 3:1 का रेशियो यानी 3 वोट पर एबीवीपी ने बढ़त बना रखी है। एक सीट जो है उस पर जो है एनएसयूआई ने बढ़त बनाई है और जिस तरह से के पूरे के पूरे इलेक्शन को यहां पर कंडक्ट किया एबीवीपी ने, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने यहां पर अपने कैंपेन को आगे बढ़ाया। और देखिए एबीवीपी के समर्थन में ही कितने बड़े बड़े स्टार्स यानी आर्यमान के लिए खुद मासूम शर्मा जो एक अच्छे सिंगर है हरियाणा के वो आए। बॉलीवुड से अगर देखें तो संजय दत्त ने अपील करी और उसका ये तस्वीरें ये काफी कुछ बयां कर रही हैं। जिस तरह से यूथ ने यहाँ इंस्पायर किया, एबीवीपी के छात्र संघ के कई और नेता जो हैं वो अन्य राज्य से यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने जिस तरह से एक कैंडिडेट के लिए यहाँ पर अपील करी यानी पैनल टू पैनल उन्होंने यहाँ पर लोगों को जाकर के अपील करी और अपने छात्रों से बात करी, उनको यहाँ पर इंप्रेस किया। वहीं एनएसयूआई जो थी वो एक कैंडिडेट पर ही फोकस कर रही थी और उसका परिणाम है कि 3 कैंडिडेट अभी जो है वो ट्रेल कर रहे हैं, पीछे हैं। सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट पे उनके कैंडिडेट जो है वो बने हुए हैं, लेकिन एबीवीपी के जो 3 कैंडिडेट हैं वो अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो हाल ही में राहुल गांधी की तरफ से जेनजी को लेकर एक बयान भी दिया गया जो इस समय काफी ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। क्या मायने निकाले जाए उसके, क्योंकि एक तरफ तो दूसरों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें 4 में से 3 सीटों पर एबीवीपी ही अपनी बढ़त बनाए हुए और अभी हाल ही में एबीवीपी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट भी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि आप वोट चोरी की बातें करते रहो, हम दिल चोरी कर लेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर जो आपने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी जेंजी को भुनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये जो आपको यहाँ पे आंकड़े दिख रहे हैं जो एबीवीपी के पक्ष में गए हैं वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से यूथ जो है वो यहाँ पर एबीवीपी के साथ खड़ा हुआ था और ये जो लीड है ये काफी कुछ बयां कर रही है। वहीं निशिकांत दुबे ने साफ आरोप लगाया कि जो कांग्रेस है वो एनएसयूआई के थ्रू भी कहीं ना कहीं देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है, देश को बांटने की कोशिश कर रही है। वो बिहार चुनाव पर अपना फोकस करे हुए हैं। उन्होंने जिस तरह से कहा कि बिहार में इस तरह से वोट चोरी को रोका जाएगा, लेकिन यहाँ जो चोरी है ये देखिए इन्होंने दिल चोरी करा है और उसके बाद ये छात्रों के दिल पर राज करते दिखाई दे रहे हैं। आर्यमन जिस तरह से लीड कर रहे हैं, मुझे तो लगता है 15-16 हजार से ज्यादा की उनकी जो विनिंग होगी वो अब तक की बड़ी जीत दर्ज होगी। और जिस तरह से जो बाकी कैंडिडेट हैं एबीवीपी के वो भी लगातार बढ़त बनाए, तो यानी राहुल गांधी को कहीं ना कहीं जहां पर भी हो जाते हैं उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। अब एनएसयूआई भी कहीं ना कहीं इस पर कोशिश करेगी कि ये हार का ठीकरा वो किसके सर फोड़े, जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ टिकट को लेकर के या जो बयानबाजी हुई बेतुकी उस पर जाएगा, राहुल गांधी पर जाएगा, या जो कैंडिडेट जो सही कैंडिडेट थे वो नहीं चुने गए। इसके साथ ही छात्र राजनीति भविष्य की राजनीति भी तय करती है मुकेश। और ऐसे में अगर नेपाल की हम बात करें जहां पर हाल ही में जेनजी जब सड़कों पर उतरे प्रदर्शन करते हुए नजर आए तो नेपाल की राजनीति सियासत सब कुछ बदल कर रख दी उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से वो देखिए नेपाल के शासक के विरुद्ध उनका पूरा कैंपेन था और जिस तरह से उन्होंने उखाड़ के फेंका, नेपाल की तस्वीरें सभी ने देखी किस तरह से उनके जो सिरमौर थे अध्यक्ष वो हेलीकॉप्टर से भागने पर मजबूर हुए, जिस तरह से वहां पे नेताओं के साथ हुआ। लेकिन यहाँ जो तस्वीरें हैं, ये जो दूसरी तस्वीरें हैं वो आपको दिखाती हैं कि यहाँ आत्मविश्वास की लड़ाई है, यहाँ संगठन की लड़ाई है और जिस तरह से एबीवीपी के संगठन ने यहाँ बाजी मारी है उनका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं बढ़ा है। यहाँ की जेनजी जो है वो दूसरी सेना के रूप में आपको दिखाई दे रही है और वो मानते हैं कि वो देश के हित में काम करेंगे, देश के पक्ष में करते हैं। बहुत सारे छात्र संघ के नेता जो हैं आज देखिए मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, तो ये काफी कुछ है यहाँ से उनको सीखने को मिलेगा। बिल्कुल मुकेश, आपके पास में वापस आएंगे। इस समय एबीवीपी की तरफ से जो पोस्ट किया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वो एक बार अपने दर्शकों को दिखा देते हैं जिसमें कांग्रेस पर सीधे तौर पर एबीवीपी ने निशाना साधा है और इस पोस्ट में एबीवीपी ने कहा है कि जहां कांग्रेस
वोट चोरी के झूठे आरोप का प्रोपेगेंडा चलाने में व्यस्त है, वहीं दूसरी ओर एबीवीपी दिल चोरी करने में व्यस्त है। और ये पोस्ट अभी हाल ही में एबीवीपी की तरफ से किया गया है, क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो 16 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और सिर्फ 4 राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है। हमारे साथ मुकेश लगातार बने हुए। मुकेश, वोट चोरी का मुद्दा कहीं ना कहीं लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। मुकेश हमारे साथ अब से कुछ देर बाद जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी वो हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है। तो सीधे तौर पर ये दूसू इलेक्शन के बाद में अब इस वक्त नतीजों का इंतजार है। 16 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और 16 राउंड की काउंटिंग के बाद में बहुत जल्द ही नतीजे भी अब से कुछ ही देर में हम सभी के सामने होंगे। लेकिन इसी के साथ जहां एक तरफ हम देखें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव यानी कि जो नतीजे हैं वो काउंटिंग अभी इस समय हो रही है, और ये सिर्फ कैंपस की राजनीति नहीं बल्कि आने वाले कल की दिशा भी तय करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें राहुल गांधी की, जिन्होंने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जो इस समय चर्चाओं में बना हुआ है। क्यों? जी हां, दूसरे इलेक्शन की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही क्योंकि दूसरा सिर्फ कैंपस की राजनीति नहीं बल्कि आने वाले कल की दिशा दिखाने वाला ये चुनाव होता है। और इसी के साथ राहुल गांधी की तरफ से जो बयान दिया गया है जेनजी को लेकर, वो इस समय काफी ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है और हर ओर उसकी चर्चा हो रही है। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस वक्त काफी ज्यादा हमलावर होती हुई नजर आ रही है और बीजेपी की तरफ से कई सारी बातें भी कही गई हैं, जो हाल ही में नेपाल को लेकर जो बयान दिया गया राहुल गांधी की तरफ से। लेकिन इसके साथ ही आखिर भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से क्लास लगाई है, सबसे पहले एक नजर उस पर डालते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से जो बयान दिया गया उसके मुताबिक कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि क्या कांग्रेस इस समय देश के अंदर कलह चाहती है, कलेश चाहती है, क्योंकि वोट चोरी का आरोप लगाने के बाद में अब कहीं ना कहीं झूठी अपील, जेनजी से संविधान बचाने की झूठी अपील की गई, बिना नाम लिए नेपाल वाला दांव चलते हुए इस समय राहुल गांधी नजर आए हैं। और राहुल गांधी की इस पोस्ट के बाद में काफी ज्यादा विवाद भी हो रहा है और राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने फटकार भी लगाई है। इसको लेकर अलग अलग कई सारे बयान इसको लेकर सामने आए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में नेपाल की तस्वीरें हम सभी ने देखी है कि किस तरीके से जेनजी वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए और सत्ता पलट वाली स्थिति वहां पर बनी और सत्ता ही पलट गई वहां पर। यहां तक कि जो वहां के नेता और जो नेता थे वहां पे, नेता के परिवार थे, उनको वहां से भागना पड़ा, हेलीकॉप्टर के जरिए उनको वहां से रेस्क्यू किया गया। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी जेनजी को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर इसको लेकर के क्लास लगा दी है। केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनकी तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत की गृह युद्ध में राहुल गांधी फंसाना चाहते हैं भारत को, इस समय जैसे हाल नेपाल में हुए। इसके साथ ही अर्बन नक्सल के रूप में राहुल गांधी रिएक्ट करते हैं। तो वहीं गिरिराज सिंह के अलावा भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, और वो भी राहुल गांधी के इस बयान को लेकर काफी हमलावर होते हुए नजर आए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जेनजी परिवारवाद के खिलाफ हैं। परिवारवाद का मुद्दा अक्सर उठता है और ऐसे में उन्होंने कहा कि नेहरू, इंदिरा, राजीव और साथ ही सोनिया के बाद अब राहुल को बर्दाश्त नहीं करेगा जेनजी। ये बात उनकी तरफ से कही गई, निशिकांत दुबे की तरफ से। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है शहनवाज हुसैन, वो भी राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए नजर आए। उन्होंने भी कहा कि जेनजी को देश के खिलाफ राहुल गांधी भड़काने का काम कर रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता है राजीव रंजन, वो भी राहुल गांधी को फटकार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि युवा पीएम मोदी के 2047 के साथ विकसित राष्ट्र के सपने के साथ है। और इस पूरे मामले को लेकर के आखिर निशिकांत दुबे की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, एक बार वो आपको सुनाते हैं, फिर सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी का। जो भी पॉलिटिकल, लालू प्रसाद जी के साथ आप देखिए, लालू प्रसाद जी के साथ तेजस्वी यादव हैं, मीसा भारती जी हैं, ये सारे लोग, ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी हैं, जो भी कांग्रेस को साथ दे रहे हैं वो सब परिवारवादी पार्टियां। आपको क्या इनका भविष्य नजर आता है? तो मुझे लगता है कि गृह युद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं और इसी गृह युद्ध के आधार पर नेहरू जी ने, उनके दादाजी ने इस देश का बंटवारा किया। उसी गृह युद्ध को करा के जेएनजी जैसे मुद्दे को उठाकर ये इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर। तो कहीं ना कहीं नेपाल वाली स्थिति भारत में ना हो जाए, इसका अंदेशा, और ऐसे में राहुल गांधी की तरफ से भड़काने का काम इस समय किया जा रहा है, ये बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं, हमारे साथ में हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। आज शैलेंद्र, क्या माना जाए राहुल गांधी के इस बयान को कि राहुल गांधी क्या वाकई जेनजी की नब्ज पकड़ पाए हैं या फिर एक बार फिर से
वो एक राजनीतिक जुमला है युवाओं को साधने का, क्योंकि एक तरफ तो दूसरे चुनाव के नतीजे अब से कुछ देर में सामने आ जाएंगे। 4 में से 3 सीटों पर एबीवीपी के जो उम्मीदवार हैं वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ जनसी को भड़काने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। देखिए, एक के बाद एक चुनाव जिसमें युवा मतदाताओं की जो संख्या है वो बढ़ती है और युवाओं की जो भूमिका है वो भी बढ़ती है। वो ये साबित करती है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी उन्हें लुभा नहीं पा रही है, या कांग्रेस पार्टी की नीतियों, उनके सहयोगियों की नीतियों के साथ युवा खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की तरफ से की गई थी और एक सवाल पूछा गया था, तब उन्होंने उसके जवाब में कहा कि वो लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं आए हैं। और हम जानते हैं कि बीजेपी ने इस पर निशाना साधा था और काफ़ी ये वायरल भी हुआ था कि नेता विपक्ष है किस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं जी। और बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निशाना साधा था कि बिना तथ्यों के राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, और एक कांग्रेस पार्टी का रवैया है इस तरह का आरोप लगाने का। और फिर जो हमने देखा कि राहुल गांधी को कई बार कोर्ट से फटकार लगी, माफ़ी मांगनी पड़ी। अब जनजी का मुद्दा उठाकर इस तरह से कहना, जिस पर बीजेपी का पलटवार है कि देखिए, बीजेपी हम जानते हैं कि एकमात्र ऐसी पार्टी होने का दावा करती है जो परिवारवादी पार्टी नहीं है, जिसमें कोई ये नहीं बता सकता कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, और किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होता है, या फिर किसी सीएम का बेटा सीएम नहीं होता है। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस की है या उनके सहयोगी दल है। आप फेरिस्त देखें तो तमाम नेता है, तमाम राजनीतिक दल है जिनके कर्ता धर्ता परिवारवादी लोग हैं। एक के बाद एक उनके परिवार के लोग पार्टियां संभालते रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो नेहरू गांधी परिवार, राहुल गांधी, इसीलिए उन पर इस तरह से निशिकांत दुबे ने टिप्पणी की कि जनजी अब परिवारवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी पर खुद अब जानते हैं कि उनके पिता, उनके दादा, किस तरह से तमाम आप देखें कि उनसे पहले जो नेता रहे हैं नेहरू गांधी परिवार के जी, वो परिवारवाद के एक तरह से आरोप उनकी पार्टी पर लगते रहे। आप अब देखें उनके सहयोगी पार्टियों का, तो तेजस्वी यादव से पहले लालू प्रसाद यादव थे। बिल्कुल। आप देखें उनकी तमाम सहयोगी, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव से पहले मुलायम सिंह यादव थे। तो फिर जिस जनजी की वो बात करते हैं जो परिवारवाद के खिलाफ, एक तरह से नेपो किड्स के खिलाफ है, तो फिर ये कैसे ये बात उठाते हैं? तो क्या सिर्फ अस्थिरता फैलाने का काम राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या उनके नेता करना चाहते हैं? ये सवाल बीजेपी पूछ रही है जी। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी भी लगातार हमलावर होती हुई नजर आ रही है। अलग अलग बयान सामने है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश है कि अपने देश में भी कलह की स्थिति बन जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर राहुल गांधी के जो बयान हैं, जब भी वो विदेश जाते हैं, देश विरोधी बातें करते हैं, सोरोस फाउंडेशन से मदद लेने के आरोप उन पर लगते हैं, चीन के साथ एमओयू की बात कांग्रेस पार्टी की बहुत पहले ये इसको बीजेपी मुद्दा उठा चुकी है। तो दरअसल नेता विपक्ष के तौर पर, एक जिम्मेदार विरोधी दल के नेता के तौर पर, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बयानों पर बीजेपी पहले भी सवाल उठाती रही है। और कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिलसिलेवार तरीके से कहा गया कि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी बिना तथ्यों के बयान देते हैं सिर्फ भड़काने के लिए, या फिर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के लिए, या इस तरह एक उनका एक रिकॉर्ड रहा है, आदत सी बन गई है। तो सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है? क्या वो युवाओं को भड़काना चाहती है? वो युवा जो चुनाव दर चुनाव और छात्र राजनीति में भी आप देखें, दिल्ली के जो डीयू के जो नतीजे आ रहे हैं उसमें एबीवी को बढ़त मिल रही है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। देखिए, जो एक वैचारिक तौर पर जिस परिवार के साथ खड़ी है वो बीजेपी की एक तरह से देखिए वो साथ खड़ी रहती है, जबकि एनएसयूआई को झटका लगता नजर आ रहा है जो कांग्रेस की युवा शाखा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी बीच रविशंकर प्रसाद की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा गया है वो एक बार आपको सुनाते हैं। क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? आप कहना क्या चाहते हैं? एक जनजे के नाम पर देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है। और ये पूरा ट्वीट किया गया और उनका इकोसिस्टम ने जनजे के नाम से ट्वीट करना शुरू किया। ये बहुत गंभीर विषय है। राहुल गांधी जानबूझकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और हिंसा अराजकता को उकसा रहे हैं।
और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। अब बात करते हैं उस मामले की जिसने संसद से लेकर सड़क तक सियासी हलचल मचाई थी। वो रिपोर्ट जिस पर महीनों तक विपक्ष ने सरकार और अदानी को घेरा, सालों तक आरोपी के आंधी चली आरोपों पर और साथ ही शेयर बाजार हिला, राजनीति गरमाई, लेकिन अब सच सभी के सामने है। जी हां, हिंडनबर्ग केस में सेबी की रिपोर्ट अब आ चुकी है जिसमें सेबी ने अदानी ग्रुप को, अदानी समूह को क्लीन चिट दे दी है, जिसके बाद लंबे समय से जारी विवाद और आरोपों पर अब विराम लग चुका है। और क्लीन चिट मिलने के बाद ही गौतम अदानी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि सत्यमेव जयते। हालांकि सियासत अब भी गर्म है क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस को घेरते हुए पूछा है कि क्या अब कांग्रेस के नेता माफी मांगेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि सेबी की क्लीन चिट के बाद क्या विपक्ष खामोशी अख्तियार करेगा या फिर जारी रहेगा अदानी पर सियासी हमला। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट का निकला दम। जी हां, हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल बेदम निकली है और अदानी समूह के खिलाफ दायर केस जो था उसका निपटारा अब किया गया है और एकदम अदानी ग्रुप को जो है वो क्लीन चिट मिल चुकी है। हिंडनबर्ग के जो तमाम दावे थे उन पर सेबी ने अपना फैसला सुना दिया है और अदानी ग्रुप को क्लीन चिट इस वक्त सेबी की तरफ से दी गई है, जिसको लेकर कहा गया है कि अदानी समूह पर लगे आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं और अदानी ग्रुप को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि चेयरमैन गौतम और साथ ही राजेश अदानी दोष मुक्त हुए हैं। अदानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं उन पर जो केस लगा था वो केस भी सभी खत्म कर दिए गए। इसके साथ ही अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर, एडिकॉप भी इस समय दोष मुक्त है। अदानी समूह के शेयरों में भी जबरदस्त तेजी इस समय देखने को मिल रही है क्योंकि सेबी की तरफ से जैसे ही फैसला आया उस फैसले के बाद से ही शेयर मार्केट भी झूम उठा, जिसमें शेयर मार्केट की जब हम बात कर रहे हैं तो अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पावर, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी टोटल गैस और अदानी पोर्ट्स, ये सभी शेयर हरे निशान के साथ नजर आए। अदानी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त उछाल आज देखने को मिल रहा है और इस तस्वीर के जरिए आप ये समझ भी सकते हैं। और इसके साथ ही सेबी के फैसले में और क्या कुछ निकलकर सामने है वो भी आपको बता दें, क्योंकि सेबी के फैसलों में सीधे तौर पर कहा गया कि अदानी ग्रुप पर इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप जो लगाए गए थे वो गलत है। लेन देन में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है, किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। साथ ही इस रिपोर्ट में यह बात भी कही गई कि ब्याज सहित कर्ज चुकाए और कोई धनराशि नहीं निकाली गई है, किसी भी तरह की धोखाधड़ी नहीं हुई है। हमारे साथ हमारी सहयोगी श्यामा मिश्रा इस वक्त जुड़ रही है, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। श्यामा, सीधे तौर पर आपसे सवाल यही है कि क्या विपक्ष ने सिर्फ राजनीति करने के लिए ये पूरा मुद्दा उठाया और सच्चाई आज सभी के सामने आने के बाद में क्या कांग्रेस झुकेगी और माफी मांगेगी? जी देखिए, हम अगर सबसे पहले ये बात करें तो जिस तरीके से ये आरोप लगे हुए थे अडानी समूह पर इतने साल के इस एग्जॉस्टिव फाइंडिंग्स के बाद में पूरा एक तरीके से जो इन्होंने जांच किया है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, सेबी ने, वो आज ये बता दिया है, यानी कि कल में वो अपने रिपोर्ट में उन्होंने बता दिया है जो मेन आरोप थे उसमें से अडानी समूह एक तरीके से पूरी तरीके से निर्दोष है। यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि माइलस्टोन और रहवार ये दो कंपनीज थे जिनके थ्रू पैसे को रीरूट किया गया था। ये बात तथ्य में आई हुई है कि रीरूट की गई थी, लेकिन ये गवर्नेंस की इशू नहीं थी तब, क्योंकि अप्रैल 2023 में लिस्टिंग इश्यूज को निकाला गया था या डिस्क्लोजर जो रेगुलेशंस थे उन्हें लगाए गए थे, यानी कि उसके पहले ये कहीं भी इलीगल नहीं पाया गया था और साथ ही जो निवेशक हैं उन्हें भी कोई हार्म नहीं हुआ है, इस बात को क्लियर किया गया है। अब आप देखें एक लॉन्ग टर्म में तो जिस तरीके से जब ये आरोप लगाए गए थे एकदम से कांग्रेस कूद पड़ी थी हिंडनबर्ग को लेके, इस रिपोर्ट को लेके कि ये एक पत्थर की लकीर है। इन्होंने अडानी समूह पर, भारतीय जनता पार्टी पर, गवर्नमेंट पे, पूरे देश के ऊपर में एक तरीके से अटैक करना इन्होंने शुरू कर दिया था बिना इसे जांचे कि क्या हिंडनबर्ग जो इस पूरा मामला है ये इसमें कोई तथ्य है भी या नहीं है, और ना ही ये रुके हुए थे कि कोई जो एक तरीके से फाइंडिंग होगी उसके लिए भी नहीं रुके ये। तो ऐसे समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है कि अपोजिशन पार्टी ये बात समझे कि भारत जो है, भारत की अर्थव्यवस्था है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और ऐसे समय में विदेशी जो हम कह सकते हैं, हिंडनबर्ग की बात कर लीजिए आप, जो शॉर्ट सेलर था, ये बिल्कुल चाहेंगे कि अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं ये हार्म पहुंचाए। और कांग्रेस को ये बात समझनी चाहिए कि जब ऐसा कुछ मामला सामने आता है उन्हें देश के साथ खड़े रहना चाहिए, ना कि देश को बदनाम करने में लगना चाहिए। ऐसे समय में आप
देखिए तो ग्लोबल लेवल के ऊपर में भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर एक चोट कहीं ना कहीं बिल्कुल आई थी। जी। निवेशकों का इतना पैसा नुकसान हुआ था उनका, तो ये बात आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए ऑपोजिशन पार्टी को। ये ज़रूरी है कि वो अपनी जिम्मेदारी समझें कि एक तो तथ्य आप निकालें इस चीज़ में, इस आरोप में जो विदेशी एक इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन लगा रहा है, और अब जबकि ये मामला सामने आ चुका है, साफ हो चुका है, फिर से ज़रूरत है ऑपोजिशन पार्टी को, कांग्रेस को, कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं और जनता के सामने आके इस बात को कबूल करें कि उन्होंने उस समय में जल्दबाजी कर दी थी और भारत के अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने का उन्होंने काम किया था। और एक तरीके से आगे आने वाले समय में ये बात का भी ध्यान रखें कि अगर कोई ऐसी बात आती है, ऐसे आरोप लगते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर, तो उसकी जांच बिल्कुल करें, क्योंकि दो पार्टीज के बीच में अनबन होना या एक विचारधारा ना होना ये बहुत कॉमन बात है, लेकिन जब बात देश की आती है तो आप समझिए कि आप एक पिक्चर पूरे विश्व को दिखा रहे हैं, और अब जब पूरा विश्व ये मान रहा है कि भारत जो है इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा ब्राइट स्पॉट है, आप भारत की इस इमेज को आहत ना पहुंचाएं, तो इस बात का ध्यान कांग्रेस पार्टी को जरूर रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हालांकि ऐसे में अब देखना ये होगा कि सेबी रिपोर्ट जब सामने आ चुकी है और गौतम अडानी को और उनकी पूरे ग्रुप को क्लीन चिट मिल चुकी है, तो क्या उसके बाद भी आरोपों की ये झड़ी कांग्रेस की तरफ से जारी रहेगी या फिर राजनीति का एक और नया पन्ना लिखा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।